प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कई हवालों से। एक तो पाकिस्तान मेज़बान है और इस मौके पर जो मेंबर ममालिक हैं उनके साथ ताउन को बढ़ाने, ताल्लुकात को बढ़ाने और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, मईशत की बहाली की भी ज़रूरत है, दहशतगर्दी के ख़ात्मे की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान को सिक्योरिटी ताउन की शायद जितनी आज ज़रूरत है इससे पहले ना थी। तो इन तमाम हवालों से पाकिस्तान के लिए इसकी बहुत अहमियत है। इसके अलावा आज हमने देखा कि सऊदी वफ़द जो है वो भी पाकिस्तान पहुँचा है और $2 अरब के जो मुआहदे हैं सरमायाकारी के, उस पर दस्तखत होने जा रहे हैं, MOUs साइन हो रहे हैं। तो जो SIFC के क़याम के वक्त हमने ख्वाब देखा था, ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसको ताबीर मिल रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और बेहतर हो रहे हैं। तो पाकिस्तान इन मौक़ों से कितना फ़ायदा उठा सकता है और शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की पाकिस्तान के लिए इस मौके पर क्या अहमियत है, आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे साथ अलमास हैदर नकवी साहब मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, चेयरमैन हैं जवानान पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बुनियादी तौर पर जो शंघाई ताउन तंजीम है, इसका जो वजूद हुआ था या इसको मार्ज़ वजूद में लाया गया था, बुनियादी नुक्ता सिक्योरिटी ताउन था और उसमें दहशतगर्दी हो, अलहदगी पसंदी के चैलेंजेस हों या मजहबी इंतहा पसंदी के चैलेंजेस हों, इनसे निपटने के लिए एक जो है वो एक कॉपरेशन का एक मैकेनिज्म तरतीब दिया गया था और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसका साइज बड़ा होता चला गया। आपके ख्याल में इस मरतबा जो पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है, कितनी अहमियत के हामिल है ये समिट पाकिस्तान के लिए? रिक्वायरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये पॉलिटिकल, उसके बाद सिक्योरिटी और इकोनॉमी, ये चीज़ों को फोकस करती है अलॉन्ग विद कनेक्टिविटी, डीपन रिलेशनशिप। और इसमें सबसे इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसको अचीव करने के लिए वो जो इस पर खास तौर मेंशन भी किया कि वो है इसकी सिक्योरिटी, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म। कि इनको डील करेंगे तो आपको आगे चीज़ें खत्म होंगी, जो कि पाकिस्तान में और सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में ये चीज़ों का बहुत भुगतान है। एंड दैट इज द पर्पस। और इसका एंड में नाम है कोऑपरेशन, मींस कोऑपरेटेड कोऑपरेशन अमंग्स मेंबर स्टेट, जो 10 आई थिंक मेंबर्स हैं और 2 इसके जो हैं वो इसके ऑब्जर्वर्स हैं। अब इसमें देखना ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान, बल्कि आई वुड से इसमें पूरे सेंट्रल एशिया में और यूरो एशिया और साथ हमारे इन ममालिक में जो प्रॉब्लम है वो एक किस्म की कंबाइंड प्रॉब्लम है और वो है कि हमारी कोऑपरेशन उस तरह नहीं जैसे होनी चाहिए। द रीजन इज कि वी डू नॉट हैव अ कनेक्टिविटी। अगर अफगानिस्तान पीसफुल हो जाता है तो दैट मीन्स कि तमाम सेंट्रल एशियन स्टेट्स, रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान एंड इंडिया, वी कैन गेट कनेक्टेड। और कनेक्शन से ये होगा कि आप बलूचिस्तान के थ्रू आप पूरी अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के साथ जाके आप ये इनका लिंक बन जाता है और दुनिया का बिजनेस ट्रेड अवेलेबल आपके लिए। ऑयल जो 60% चाइना को जाता है और बाकी चीज़ें। सेकंड, यहाँ से बिजनेस ये फ़ायदा होता है, देखें कि आपको जो अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, फिर मलाक्का स्टेट, साउथ चाइना सी एंड देन यू गो टू चाइना, इट टेक्स 90 days, जस्ट इमेजिन। और अगर ये काश्मीर से स्टार्ट होते हैं तो 8 to 9 days में दे कॉन्वाइज सेफ रूट से दे आर इन गवादर एंड देन इट द होल अफ्रीकन एंड मिडिल मार्केट इज अवेलेबल। ये इसके खद्दो-खाल हैं जिसकी वजह से इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसके लिए द ओनली थिंग इज के ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान, क्योंकि हमें अफेक्टेड भी हैं यहाँ पर और अफगानिस्तान इज कमिंग एज अ ऑब्जर्वर स्टेट ऑल्सो। तो यहाँ पर बात की जाए कि जी हमें कैसे तमाम इन स्टेट्स को मिल के, एंड इट इज़ अ बिग फोर्स। आप सोचें रशिया, पूरा सेंट्रल एशिया, चाइना एंड उसके बाद ईरान एंड पाकिस्तान एंड इंडिया, जस्ट सी के ये कितना बड़ा। और इसमें 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं। इमेजिन 4 न्यूक्लियर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया एंड चाइना, दे आर आल्सो इन दिस शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन के अंदर है। सो इस लिहाज से देखा जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकती है, बल्कि आई वुड से हमने इसको अभी भी और एक्सप्लॉइट नहीं किया। आई थिंक इनकी 6 महीने के अंदर एक दफ़ा सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जरूर होनी चाहिए, बिकॉज हाउ मच वी आर कोऑपरेटिव विद इन सिक्योरिटी एनवायरनमेंट्स एंड हाउ टू टैकल विद इट एंड हाउ टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स
सोवरेनिटी के इंटरनेशनल बॉर्डर को कैसे हमने उसको रिस्पेक्ट करनी है, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड द इंडिया हैज टू प्ले अ मेजर पार्ट because one of the reasons of terrorism in this region is India. Of course, in SCO you can't talk like this, but the only thing that I'm talking as a Pakistani कि इंडिया को मेंबर स्टेट्स को रशिया चाइना को पुश करना चाहिए कि इट कैन प्ले अ मेजर पार्ट इन इम्प्रूविंग सिक्योरिटी रिलेशंस एंड बी अ फर्स्ट स्टेट who could connect Central Asia, Afghanistan and Balochistan, Pakistan and then see what all happen. So रशिया की ख्वाहिश जो हॉट वाटर्स की है वो भी आ जाती है. एवरीबडी वुड लाइक टू ज्वाइन इट. द ओनली थिंग इज कि अगर अफगानिस्तान पीसफुल हो जाएगा और उसके लिए रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान एंड इंडिया हैव टू प्ले अ मेजर पार्ट. दिस इज व्हाट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ इज द वॉर ऑफ इकोनॉमी. अ कंट्री जैसे हमारा एक इस्लामिक मुल्क और वाहिद न्यूक्लियर मुल्क, फौज हमारी बहुत लड़ाक है, बैटल हार्डेंड है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारी बहुत अच्छी है. What we need is economic prosperity. और अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो जाए तो हम अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे. हम IMF वर्ल्ड बैंक के चुंगल से निकल जाएंगे. हम उनकी शराइत माननी पड़ती है वो ख़त्म हो जाएंगी. एंड पाकिस्तान विल बी लीडिंग इकोनॉमी अगर 5-10 साल के अंदर हम ये इसको लेके चलें. सो इसके लिए सिक्योरिटी इन्वायरमेंट्स यही SCO में मेन इसको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि एक्सट्रीमिज्म को कैसे कंट्रोल करना है, उसके बाद टेररिज्म को कैसे कंट्रोल करना है और जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है उनको कैसे कंट्रोल करना है. एंड दिस इज अ कॉमन सब्जेक्ट. आपने फरमाया कि ये चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, यानी इकोनॉमी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जाहिर है, लेकिन उसके लिए स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है और उसके लिए जो है वो दहशतगर्दी का खात्मा और अमन का मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है. क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो वाक़यात यहाँ पाकिस्तान में पेश आए हैं, बल्कि अभी वज़ीर दाखिला की जो पिछले दिनों स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि जो पिछले दिनों दहशतगर्दी के वाक़यात आए हैं, रूनुमा हुए हैं, ये दहशतगर्दी के वाक़यात शंघाई ताउन तंजीम को डिस्टर्ब करने के लिए किए गए हैं. तो दहशतगर्दी जो है वो तो जो है वो अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है. मगर अलमास नकवी साहब, ये बताइए कि हम इस सारे पहलू में अफ़गानिस्तान के लिए फ़ैसला नहीं कर पाए, SCO के जो मेंबर ममालिक हैं, कि उसको भी दावत दी जाए, जबकि तालिबान के आने से पहले वो एक मेंबर के तौर पर शिरकत करता भी रहा है. तो इसकी क्या वजह है, क्यों इनको शामिल नहीं किया गया इसमें, जबकि ज़ाहिर है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा शिकायत अफ़गानिस्तान से हैं सिक्योरिटी से के हवाले से. जी असद, मेरे ख्याल में इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अभी तक किसी भी SCO मेंबर स्टेट ने तालिबान रजीम को एक्सेप्ट नहीं किया. उसको लेजिटिमेसी अभी तक जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको नहीं मिली. उसकी बुनियादी वजह ये है कि जैसे कि पाकिस्तान और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका ये कंसर्न ये है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ उन्होंने जो कमिटमेंट की थी, स्पेशली दोहा फॉर्मेट के अंदर, तो उसको फुलफ़िल नहीं किया. उसमें सबसे बुनियादी ये था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी. अब पाकिस्तान की बात ने मैं ये समझता हूँ कि जब से तालिबान रजीम अफ़गानिस्तान में आई है तो पाकिस्तान के अंदर जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं उसमें इजाफ़ा हुआ है. ठीक है, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान ऑफिशियली कई मरतबा उनको कह चुका है, उनको पॉइंट आउट कर चुके हैं. मतलब वो तंजीमें जो वहाँ पे मुतहर्रिक हैं, वो गिरोह जो वहाँ पे मुतहर्रिक हैं, वो लोग उनको आइडेंटिफाई स्पेसिफिकली उन पाकिस्तान की तरफ जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई कंक्रीट एक्शन जो है वो नहीं लिया गया. तो सबसे बड़ी वजह मुझे तो ये नज़र आती है. इसी तरह देखिए ईरान के अपने कंसर्न्स हैं, उसकी तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अपने कंसर्न्स हैं. रीजनल कंट्रीज़ चाहते हैं कि इसको एक लेजिटिमेसी मिले और अफ़गानिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी आए. लेकिन ये फ़ैसला जो है वो मैं ये समझता हूँ कि वो तालिबान रजीम ने ख़ुद करना है कि वो क्या चाहते हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सर. मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, लेकिन भारत के हवाले से थोड़ी सी बात और करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि पिछली मरतबा जब बिलावल भुट्टो गए थे बतौर वज़ीर ख़ारजा SCO में शिरकत करने के लिए गोवा, तो वो भी कोई खुशगवार उससे जो है वो उसकी यादें वाबस्ता नहीं हैं उसके साथ, क्योंकि बिलावल की कुछ तकरीरों से या बयानात से इंडिया भी नाखुश था. तो इस मरतबा क्या तवक्को की जा रही है भारतीय वफ्द के या जयशंकर के पाकिस्तान आमद से? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं.
अब्दुल्ला साहब, तनाव जो है वो मेंबर ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ हवालों से मौजूद है, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का चले तनाव हो सकता है, दहशतगर्दी उसकी बड़ी वजह है। इसी तरह से चाइना और इंडिया के दरमियान में एक तनाव मौजूद है, लेकिन उसकी वजह कुछ और है, जो अनसेटल्ड इश्यूज़ हैं बॉर्डर के हवाले से और चीज़ें हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि ये जो SCO है इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए किस तरह से मददगार साबित हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब बहुत मेहरबानी। देखें, जहाँ तक SCO का ताल्लुक है, ये बहुत ही एक अहम तंजीम है जिसका तकरीबन लैंड मास एरिया जो कि ज़मीनी अगर आप कहें खित्ता, तो तकरीबन ये दुनिया का 47% बनता है जो ममालिक इसमें शामिल हैं। और अगर इसको आप मईशत के हिसाब से देखें तो तकरीबन ये 42% बनता है, जो कि एक बहुत बड़ा इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक दुनिया के लिए थ्रेट है। अब वो ममालिक जो ज़ाहिर है यूनाइटेड नेशन के एम्बिट में आते हैं या प्रो वेस्ट हैं, उनको SCO जो है वो बहुत ज़्यादा खटक रही है। इस सब के अंदर भारत एक स्पॉइलर है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि खित्ते के जितने ममालिक जिन्होंने SCO ताउन तंजीम का जो शंघाई ताउन तंजीम है इसके अंदर हिस्सा लिया, उसके अंदर भारत जो है वो यकीनन मौजूद है। और भारत भी एक न्यूक्लियर पावर है और मईशत के तौर पर भी भारत एक मजबूत मुल्क है, लेकिन उसकी मईशत का इन्हिसार जो है वो ज़्यादातर मगरब से जो सिलिकॉन वैली के अंदर पैसा आता है उसके ऊपर है। अब ये दुनिया के वो ममालिक हैं जो पाकिस्तान क्योंकि इस SCO के अंदर एक फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि जो CPEC है या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो उसका जो एक दरवाज़ा है, गेटवे है, वो पाकिस्तान के ज़रिए खुल रहा है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से आगे बस्ती एशियाई ममालिक, जहां दुनिया के 90% मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं। और दुनिया की तरक्की के लिए मादनियात को इंडस्ट्रियलाइजेशन में लाने के लिए ज़ाहिर है ये रास्ता जो है ये पाकिस्तान और इस इलाके से इस्तेमाल होना है। इसके अंदर जो है वो पोर्ट्स भी मौजूद हैं और पाकिस्तान के गवादर पोर्ट है। और आपने देखा कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया जब भी घूमने लगता है और नज़र आता है बेहतरी की तरफ, तो यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात और सिक्योरिटी के वाक़यात में जो है वो बेपनाह इजाफा हो जाता है। और वो भी 2 सूबों में, एक जो है जिसका रास्ता जो है खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए अफगानिस्तान जाता है और दूसरा कनेक्टिविटी का रास्ता जो बलूचिस्तान के ज़रिए अफगानिस्तान जाता है और फिर ईरान और इस साइड के साथ। पाकिस्तान का किरदार जो है वो न्यूक्लियर के साथ साथ जो है वो एक गेटवे का भी है, इसलिए लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ खड़ा है। और जाहिर है दूसरी जानिब जो है वो हमेशा एक प्राइस होती है। देखें, जो भी इस टाइम पे ये तिजारत है या तरक्की के मंसूबे हैं, इसको लोग जो है वो पनपने नहीं देंगे। इसके ऊपर जो काउंटर फोर्सेस हैं वो इसके ऊपर हमला करेंगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं। चाइना को भी इस बात का इदराक है, लेकिन साथ ही साथ चाइना के अंदर जो है वो एक उनका इंटरनल प्रेशर डेवलप हो रहा है कि आए दिन लोग उनके जो है वो हलाक हो जाते हैं धमाकों के अंदर कुछ और, तो उससे वो यकीनन पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ रहा है। लेकिन हमने इसके काउंटर के लिए SSD स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न जो है वो एक तैनात की है, जो कि इंतहाई फाल किरदार अदा करती है। लेकिन अफसोस ये है कि उनकी जो कामयाबियां हैं वो नज़र नहीं आती, जो नाकामियां हैं वो तो ज़ाहिर है वो आया हो जाती हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक और बात बड़ी अहमियत की हामिल है, और वो ये है कि दुनिया को यूनाइटेड नेशन का मुतबादल के तौर पर यह नज़र आना शुरू हो गई है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है हालिया जो वाक़यात गज़ा के अंदर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में कश्मीर के हवाले से, तो वो बिल्कुल एक्सपोज होकर रह गए। और इसलिए शंघाई ताउन तंजीम जिसने माजी के अंदर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी की हैं और इस खित्ते के ममालिक ने जिसमें भारत और पाकिस्तान शामिल हैं, इन्होंने भी मिल के जॉइंट एक्सरसाइजेज की पहली दफ़ा SCO की छतरी के तले। तो SCO जो है नहीं, तो फिर तो अब्दुल्ला साहब फिर तो ये जब आप कह रहे हैं जॉइंट एक्सरसाइजेज की हैं, तो फिर तो कुछ लोग अगर इसको नेटो के मुकाबिल कोई चीज़ मानते हैं तो उससे भी इसका मवाजना किया जा सकता है। आप जो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के मुकाबले की तंजीम इसको समझा जा सकता है या आने वाले वक्तों में हो सकती है, तो ये नेटो का जो एक फॉर्मेट है, क्या उस फॉर्मेट पे भी इसको देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, इसका मुस्तकबिल उसी सूरत में होगा मुमकिन, क्योंकि देखें एक है डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में इस टाइम पे डिमांड है कि कोई इंसाफ वाला इदारा आए जो कि लोगों को बिला तफरीक के मजहब जो है वो इंसाफ दे।
और उसके लिए जाहिर है काफ़ी लोगों की जो नज़रें हैं वो शंघाई ताउन तंजीम के ऊपर जा जुड़ी हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है वो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बांदी के तौर पर खड़ा हुआ, और जाहिर है इसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो ये उनको मालूम है कि जिस तरह से दूसरी जंग अज़ीम के बाद लीग्स ऑफ द नेशंस के ख़त्म हुई थी और उसका वो ताउन ख़त्म हो गया था, तो यूनाइटेड नेशन का भी खात्मा जो है वो नजर आ रहा है। ओआईसी का किरदार भी इंतहाई कमजोर रहा है, इसलिए हमने सार्क को भी देखा, लेकिन सार्क ताउन तंजीम भी वो अफादियत ना ला पाई। मुस्तकबिल में यूएन समझता है और अमेरिका और उसके इत्तेहादी समझते हैं कि गालिबन शंघाई ताउन तंजीम जो ब्रिक्स बैंक के साथ भी एक आई है, और जाहिर है एक ब्रिक्स बैंक बजाते खुद इनके लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि डॉलर के अलावा दीगर करेंसीज के अंदर ट्रेड हो सकता है। इस वजह से ये एक मुतबादल के तौर पर देखी जा रही है और खतरा महसूस। बिल्कुल सही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके जो मुआशी पहलू है उस पर हम बात करते हैं। अलमान साहब, अगर कोई एक मुल्क इस तंजीम के मकासद के रास्ते में रुकावट बन रहा है तो उसके किरदार को क्या महदूद किया जा सकता है? जैसे भारत एक बड़ा मुल्क भी है, मेजर प्लेयर भी है, लेकिन अगर वो न ट्रेड चाहता है उस तरह से, ना सिक्योरिटी में ताउन चाहता है, बल्कि दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है और अनस्टेबिलिटी और सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो उसके किरदार को क्या महदूद भी किया जा सकता है? नहीं, इसमें देखें एससीओ का जो फॉर्मेट है, इसके फॉर्मेट को समझने की ज़रूरत है। ये कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे कोई सिंगल कंट्री जो है वो अपना एजेंडा जो है वो डोमिनेट नहीं कर सकता, डिक्टेट नहीं कर सकता। अगर किर्गिस्तान एक छोटा मुल्क है और रशिया बहुत बड़ा या चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, वो कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जहाँ से वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इस प्लेटफॉर्म पर तमाम मेंबर्स की राय और जब तक कंसेंसस नहीं होगा वो अप्रूव नहीं होगी। ठीक है, ये इसका बेसिक फॉर्मेट है। दूसरी बात आपने कही कि इंडिया का जो रोल है, डेफिनेटली इंडिया एक अपना पर्सपेक्टिव उसके अंदर रखने की कोशिश करता है, लेकिन मेजॉरिटी में इस जो अभी समिट आ रहा है मैं इसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। इसका एजेंडा जो है ना सिक्योरिटी है ना पॉलिटिकल है, ये प्योर इकोनॉमिक इसका एजेंडा है। क्योंकि इसके तीन स्ट्रक्चर्स हैं। काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स जो कि पॉलिटिकल और सिक्योरिटी दोनों इश्यूज़ को वो देखती है। ये जो जिसकी चेयर पाकिस्तान अभी कर रहा है, ये काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, ये प्योर इकोनॉमिक एजेंडे के ऊपर इसमें बात होगी। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, वो भी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी दोनों इश्यूज़ को वो देखती है। तो मैं समझता हूँ कि मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंडिया जो है डेफिनेटली अपना पर्सपेक्टिव रखेगा और पाकिस्तान के पास भी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर कोई इस किस्म की कोई बात भारत की तरफ से आई तो हमारे हैं लोग जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उस पर रखेंगे। फोरम तो चूँकि बंद कमरे का इजलास है, उसमें सिर्फ स्टेट मीडिया है, प्राइवेट मीडिया को जो है वो सेपरेट रखा गया है। तो उसकी रिपोर्टिंग सेशन के अंदर क्या डिस्कस हो रहा है वो तो बहुत कम लोग जानते हैं। वो तो एंड के ऊपर जब जॉइंट कम्युनिकेशन आएगा वही मैं समझता हूँ कि उससे पता चलेगा कि किन चीज़ों के ऊपर जो है वो एग्री किया और कौन सी चीज़ें पीछे रह गई। राइट सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। सऊदी वक्त पाकिस्तान में और सरमायाकारी के बड़े मुआहदों पर दस्तखत हो रहे हैं। SIFC की बुनियाद जिस ख्वाब के साथ डाली गई थी और जो उसके बारे में सोचा गया था, क्या अब वो हासिल हो रहे हैं मकासद? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रिगेडियर साहब, डॉलर पर इन्हिसार कम करना और जो मकामी करेंसी है उसमें ट्रेड करना, ये एक बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है जो इन ममालिक के जो ऑलरेडी रीजन के ममालिक हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान चाइना, इनके दरमियान ये पहले से एक मौजू है। और जाहिर है अगर ये होता है तो इससे अमेरिका को भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। आपके ख्याल में और फिर हम जब अपने कर्ज़े वापस करना चाहते हैं चाइना को, उस पर भी बात होती है कि हम उसको किस करेंसी में वापस करें। आपके ख्याल में ये कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए मौजूदा मुआशी हालात को देखते हुए? लेकिन पाकिस्तान को बड़ा क्लियर इनकरेज करना चाहिए कि लोकल करेंसी में हो, ये डॉलर की मोनोपोली खत्म की जाए। उसके एक इनबिल्ट प्रॉब्लम होंगी अमेरिकन की तरफ, यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। इराक, लिबिया के साथ यही प्रॉब्लम हुई है। अब जो मुल्कों में डायरेक्ट करेंसीज की बात हो रही थी,
लेकिन इसमें इसके लिए इट हैज़ टू बी डेवलप्ड। आपको इसमें अगर इकोनॉमी की बात है तो बताया जाए कि इसके क्या फ़ायदे हैं। इट्स मिनरल रिसोर्स रिच जो है ये पूरी सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग बलूचिस्तान। तो इसके लिए हमें बात ये करनी है कि इकोनॉमी किस वक्त ठीक होगी, जब आपकी मुल्क में सिक्योर इन्वायरमेंट्स हो, बिजनेस फ्रेंडली सिक्योर इन्वायरमेंट्स, एंड दैट इज द बिगेस्ट हर्डल इज अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में कौन है? इंडिया इज इन्फ्लुएंसिंग देयर। सो इंडिया को यही, रशिया और चाइना को पर्टिकुलरली ये दो पावर्स को चाहिए इसमें ये बात हाईलाइट करें कि कैसे सिक्योर इन्वायरमेंट्स क्रिएट करनी है बिजनेस के लिए, क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, अगर आपके बलूचिस्तान अफगानिस्तान में ट्रबल है और वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर बैठी हुई हैं, आप मुझे बताइए कि कनेक्टिविटी कैसे होगी। मुझे एक चीज़ सर, मुझे ये बताइए ब्रिगेडियर साहब कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है सरमायाकारी के लिए। अभी आप सऊदी वफ्द पाकिस्तान आया है तो सरमायाकारी करना चाहता है, अगर यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, हम तो देखते हैं कि यहाँ आए रोज कंटेनर्स लगते हैं, तिजारत, मकामी तिजारत बंद हो जाती है, कारोबार बंद हो जाता है, और जो है वो 195 अरब रुपए का नुकसान एक दिन का होता है, ये वजारत खजाना की रिपोर्ट है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट कैसे ज़रूरी होगा या देना, माहौल फ्राहम करना, अगर हम चाहते हैं कि बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान की जो सियासी स्टेबिलिटी है वो भी तो ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट को हैज टू ब्रिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आप एक नेशनल कोड डायलॉग की कॉल कर लें, इनवाइट ऑल पॉलिटिकल पार्टी, लेट देम कम विद ऑल, जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात है वो लेकर आए। अगर पीटी आती है तो वैलिड कोड, नहीं आती देन दे विल सिंगल आउट देमसेल्फ। आप उनको इनवाइट करें और वहाँ बैठ के सुने डेलिबरेटली, पेशेंटली, और उसके बाद डिसाइड करें कि जी हमने कैसे लेके आनी है। जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स बेहतर नहीं होंगी, आप मुझे बताइए कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आर डायरेक्टली इनटू सिक्योरिटी इन्वायरमेंट्स। सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जैसे अभी हुई है, आपके सामने कराची का इंसिडेंट हुआ है, फिर एक पार्टी ने जाके इंतशार फैलाया इस्लामाबाद में जस्ट बिफोर SCO। व्हाट इमेज पाकिस्तान हैज गिवन कि हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि सॉफ्ट इमेज हो कि पाकिस्तान में बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स हैं, प्लीज कम इन्वेस्ट इन SIFC के अंदर। चीफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर दिन रात कोशिश कर रहे हैं। अभी भी सऊदी डेलीगेशन आपके साथ में जो वो आके मिले, दे वांट टू हैव अ वेरी रियली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन देन हु हैज टू डू, पूरी कौम को खड़े। अभी भी फौज देखें लड़ रही है, लड़ती रहेगी। द प्रॉब्लम इज कि जब तक दहशतगर्दी खत्म करने के लिए एवरीबॉडी, हम इसको कहते हैं मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में कि इट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। जितनी लोग हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबॉडी हैज टू गेट कंसेंसस कि हमने दो नैरेटिव डिफीट करने हैं। नंबर 1 टेररिज्म खत्म करना है, नंबर 2 ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी, पर्टिकुलरली KPK जो वहाँ पर इन्वायरमेंट्स हैं। सेकंड, इसके साथ इकोनॉमी के लिए जब तक अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होगा, दिस शुड बी द मेन थीम ऑफ SCO। इकोनॉमी के लिए भी कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, दे हैव टू थिंक इसको कैसे पीसफुल किया जाए। पीसफुल अफगानिस्तान मीन्स पीसफुल बलूचिस्तान मीन्स ऑपरेशनाइजेशन ऑफ CPEC एंड गवर्नर पोर्ट, और दिस इज द मेन लिंक। और आई एम श्योर कि इसमें इंडिया विल हैव टू थिंक अबव ये एनमिटी जो पाकिस्तान के साथ है। दे हैव अ हेजेमोनिक डिजाइन एंड दे फील कि पाकिस्तान इज स्टम्बलिंग ब्लॉक इस रीजन के अंदर, वरना वो चाहते हैं हम साउथ एशिया में हमें सब कुछ कहा जाए, नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान सॉवरेन कंट्री, न्यूक्लियर कंट्री है। तो ये चीज़ें हमें इनको करनी पड़ेंगी। इसके लिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिक्योरिटी के ऊपर डेफिनेटली एक अलग सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें देखा जाए कौन क्या किस मुल्क में इंटरफेयर कर रहा है, उसको पोलाइटली वे में आप एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। ये इन्वायरमेंट्स है, एनी कंट्री विच डजंट बिलीव इन दिस हैज टू बी आउट ऑफ दिस पार्टी, ये ऑर्गेनाइजेशन। जब तक इस तरह नहीं करेंगे ये हल नहीं होगी। अपॉर्चुनिटी है, नेटो को देख लें कैसे वो जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को देख लें, इजराइल अमेरिका को देख लें, एंड वेयर वी आर हेडिंग इन दिस रीजन, हम कहाँ पर बैठे हुए हैं। आई थिंक इसके लिए इसको अगर ये बातें हम इसमें एजेंडे में ले आते हैं और एक जॉइंट रेजोल्यूशन आ जाता है, इट इज गोइंग टू बी बिग सक्सेस फॉर एज फार एज SCO इज कंसर्न्ड।
SIFC का क़याम अमल में लाया गया और बहुत से उसके मकासद तय किए गए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इकनॉमिक स्टेबिलिटी, सरमायाकारी, बैरून सरमायाकारी। अगरचे उसमें ज़ाहिर है कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि समरात हासिल होना शुरू हो गए हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, कैसे देख रहे हैं आप सऊदी वफ्द की पाकिस्तान में आमद, 2 अरब डॉलर के जो मुआहदे हैं उस पर MOUs का साइन होना, क्या पाकिस्तान के लिए अच्छे इम्कानात रोशन हो रहे हैं? देखिए, हमेशा होपफुल होना चाहिए और जाहिर है सऊदी वफ्द का यहाँ आमद जो है, यकीनन इसके अंदर मेरे ख्याल में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ने मिल के एक अहम किरदार अदा किया और हमारे वजारत खारजा ने भी। तो मैं ये ज़रूर ये दाद तहसीन है, लेकिन साथ ही साथ जो है हमने ये देखा कि SIFC का क़याम जो किया गया उसके बुनियादी मकासद, उसके तहत काफ़ी सारी जो टारगेट्स थे वो हमने अचीव किए, लेकिन अभी भी कुछ ग्राउंड के ऊपर हर्डल्स मौजूद हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि जैसे माइनिंग का फील्ड है, माइनिंग के अंदर जो जिनको 150 किलो बारूद रोज़ाना चाहिए है वो उनको जो है 5 किलो दे दिया जाता है और कहा जाता है कि मालिक खुद आए। अब जाहिर है जो आदमी कोई फर्ज करे एक बड़ा माइन ओनर है या कोई एक बड़ा कारोबारी है, किसी बड़े ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, वो जाके आपका क्या ख्याल है 5 किलो रोज़ाना वो बारूद उठा के लेके जाएगा और उसके बाद वहाँ से अपने दस्तखत करेगा। तो ये चंद हर्डल्स हैं जो कि मैंने आपको बताया। फिर सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है कि यानी कि अगर आपके पास 3 चाइनीज़ वर्कर हैं तो तकरीबन 71 लोग आपको चाहिए हैं उनको प्रोटेक्शन देने और उनके लवाजमात पूरे करने, विच बिकम्स इम्पॉसिबल कि वो आपको जिसको कहते हैं ना ग्राउंड रियलिटीज़ वो उसके मुताबिक नहीं है। तो मेरे ख्याल में चंद चीज़ों को देखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है वो ये MOUs हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये मुआहदात नहीं हैं। ये क्योंकि आपको याद होगा कि जब PTI का दौरे हुकूमत था तो उस टाइम पे $22 बिलियन जो है सऊदी अरब ने वो एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट था जो कि उन्होंने बलूचिस्तान में लगाना था गवादर के करीब, तो वो फिर रिफाइनरी प्रोजेक्ट नहीं लग सका था। MOU तब भी साइन हुआ था, मोहम्मद बिन सलमान साहब खुद तशरीफ लाए थे। तो MOU जो होता है उसको जब तक कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट का साइन न दें, MOU जो होता है उसकी कोई ख़ास वैल्यू जो है मैं नहीं समझता। लेकिन मैं ये खुशाइन ज़रूर समझता हूँ क्योंकि पाकिस्तान कम अज़ कम कोशिश कर रहा है, एक राइट डायरेक्शन पे चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे अभी ब्रिगेड साहब ने भी फरमाया, मसला सबसे बड़ा यह है कि कोई फिर अगेन सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, और सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को स्पॉइल करने वाले कोई और नहीं बल्कि SCO के दुश्मन है। और जाहिर है मगरिब जो है इस टाइम पे उनको एक बहुत बड़ी थ्रेट है चाइना के साथ, और पाकिस्तान क्योंकि फ्रंट लाइन स्टेट है इसलिए वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं और वो डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व करते हैं रादर देन इन्वॉल्विंग डायरेक्टली टू चाइना। इसलिए इंडिया की जहां तक बात की गई, अलमार साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इसके जो बिल्कुल फॉर्मेट है वो फ़र्क है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि अगर आप कश्मीर को फरामोश कर दें, आप अपने बॉर्डर इश्यूज़ को, वाटर इश्यूज़ को और टेररिज्म के इश्यूज़ को फरामोश कर दें, बलूचिस्तान को फरामोश कर दें और इंडिया के साथ तिजारत के रास्ते खोल दें, क्योंकि SCO तो ये कहता है लेकिन आप ये मुमकिन नहीं होगा। इकोनॉमी को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, आप ये कह रहे हैं? हाँ, आप ऐसे नहीं, आप सिर्फ के जी वो तो चाहते ही, बनिए की तो सोच यही है कि वो चाहता है कि जनाब आप तो सरक्रीक के मामले को, फलाने को, सबको फरामोश कर दें और हमारे साथ तिजारत कर दें। दूसरी बात, अफगानिस्तान में अनडिक्लेयर्ड $4.2 बिलियन की अफगानिस्तान ने इन्वेस्टमेंट की है और अमेरिका के इनखला के बाद खुद उनका बयान मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कांग्रेस के सामने कि $18.5 बिलियन जो है वो अफगानिस्तान को 1 सितंबर 2021 के बाद से लेके अब तक दिए जा चुके हैं। अहमद शाह मसूद के बेटा जो अहमद मसूद है उसका बयान मौजूद है कि $67 मिलियन हमें हर महीने जो है वो जहाज़ों के जरिए तालिबान हुकूमत को मौसूल हो रहे हैं। अब आप ये मुझे बताएं कि वो क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं और फिर क्यों अफगानिस्तान से
वस्ती एशियाई ममालिक की तजारत नामुमकिन हो रही है, और इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ मामला क्यों खराब हो रहे हैं आप इसको खुद वेल इमेजिन कर सकते हैं। 3 लाख वेपन अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के छोड़ के गया है, और कांग्रेस की कमेटी के सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस बात को। 4,27,000 में से 3 लाख वेपन वो वहां छोड़ के गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि नोबडी विल अलाउ यू टू राइज पीसफुली, जो चाइना का बुनियादी नारा है, राइज पीसफुली, बिल्कुल राइज पीसफुली, बट समबडी हैज टू पे द प्राइस फॉर इट, एंड पाकिस्तान इज द कंट्री व्हिच इज पेइंग द प्राइस। सो आई विल अर्ज चाइनीज कि वो पाकिस्तान को असिस्ट करें, और पाकिस्तान के ये जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं इनके ऊपर आउट ऑफ द वे जाके मुआवनत करें। जिस तरीके से हमने देखा है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों की मुआवनत करता है, आज हमें वही मुआवनत चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी जंग चौमुखी लड़ाई ये अफवाज पाकिस्तान लड़ रही है, रोजाना शहादतें लेती है, और ये सिलसिला जो है अब खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बड़ी बहुत अहम बात की आपने। और अलमा साहब, जैसे कि आपने कहा कि इकोनॉमी इसका एजेंडा है, लेकिन अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि इकोनॉमी के मसले को आप आइसोलेशन में कैसे दे सकते हैं? यानी अगर इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स के लिए अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी का होना, सही इन्वायरमेंट का होना, दहशतगर्दी का खात्मा, तो इन सब मसाइल को डिस्कस किए बगैर आप खाली इकोनॉमी पे कैसे बात कर सकते हैं? नहीं, अब्दुल्ला साहब ठीक कह रहे हैं, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि सिक्योरिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर जो है वो इकोनॉमी आपकी नहीं चल सकती, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये जो फॉर्मेट है एससीओ का सेशन जिसकी चेयर पाकिस्तान करने जा रहा है, इसका एजेंडा जो है वो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसमें 4 प्रपोजल जो हैं, नए प्रपोजल इसमें शामिल हो रहे हैं, और एक पुराना प्रपोजल जो है वो ऑलरेडी एजेंडे पे है। इसमें पाकिस्तान का एक प्रपोजल था प्रमोशंस ऑफ ट्रेड बॉडीज़ अमंग द एससीओ मेंबर्स। उसको मज़े की बात यह है कि तमाम मेंबर स्टेट्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, दूसरा प्रपोजल जो है वो काज़ाकिस्तान का प्रपोजल है, एससीओ का प्रेफरेंशियल बेसिस वो प्रोवाइड करना चाहते हैं यहाँ पे, वो भी इस एजेंडे पे होगा। देन रशिया का एक प्रपोजल था क्रिएटिव इकोनॉमीज़ का, वो भी इस एजेंडे पे है। फिर एक प्रपोजल था इकोनॉमिक डायलॉग अमंग द मेंबर स्टेट्स। तो ये तो 4 नए प्रपोजल जो कि इस सेशन के अंदर जो है वो आएंगे। इसके बाद एक पुराना प्रपोजल कॉमन करेंसी, जिसका जिक्र आपने भी किया कि नेशनल करेंसीज जो है वो डॉलर पर इन्हिसार कम किया जाए, तो इसके ऊपर भी हमें ये बताया गया कि इसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। अच्छा। हाँ, उतनी तवक्को नहीं है जितनी हम करते हैं, लेकिन बहरहाल एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस सेशंस इसमें पेशरफ्त हो सकती है। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कहने का कि ये जो स्पेसिफिकली ये मीटिंग हो रही है जिसको पाकिस्तान चेयर कर रहा है, ये प्योर इकोनॉमिक है। इसका सिक्योरिटी और जो सिक्योरिटी और जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो 2026 में हेड्स ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट का जब पाकिस्तान चेयर करेगा, ये उस फॉर्मेट के एजेंडे के ऊपर वो चीज़ें आएंगी। सही है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, पाकिस्तान का एक बड़ा मसला जो है वो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। आपके ख्याल में ये सऊदी वफ्द की आमद, चलिए MOUs ही सही मगर कुछ पेशरफ्त तो हो रही है, उसके अलावा जो SCO है उसमें भी इकोनॉमी के डिफरेंट एवेन्यूज़ के ऑप्शंस पर बात करना, आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए क्या मुस्बत चीज़ें आइंदा, यानी कुछ अगले कुछ महीनों में या सालों में कुछ बेहतर चीज़ें पेशरफ्त हो रही है इकोनॉमी के हवाले से? नहीं, देखें बहुत फ़र्क पड़ रहा है, और ख़ासतौर पर ये सऊदी बड़ा हैवी डेलीगेशन आ रहा है, और ये जो इनके साथ बेसिकली दे वांट टू कम, आपके सामने आते ही उनकी मुलाकात चीफ आर्मी स्टाफ से भी हुई है, जो कि SIFC को बहुत ही सीरियस तरीके चल रहे हैं। और सऊदी अरब इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड के पाकिस्तान में लैंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रीन पाकिस्तान के लिए तो रियली इन्वेस्ट इन, दे वांट थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड। लेकिन उसमें देखना है कि उसके लिए वो कल्टीवेशन क्या करते हैं। इज इट ओनली ये ग्रास जो रोड है वो आपको लाना चाहते हैं, या आपको और ग्रेन के लिए वो करना चाहते हैं? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेकंड, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो है दे वांट टू गो फॉर बलोचिस्तान के लिए, माइन मिनरल्स के लिए, गोल्ड के लिए। देयर लॉट ऑफ प्लेसेस एयरपोर्ट के अलावा भी जहाँ पर गोल्ड है उसको चाहते हैं, इसलिए दे वांट टू गो हैव हैवी डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बट पॉइंट वही आ जाता है
कि इकोनॉमी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट्स। नो दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। इकोनॉमी की बिल्कुल ये ठीक है कि इकोनॉमी के ऊपर रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस है, बट देन इकोनॉमी को मैटर क्या करता है, उसको उसके मेन पिलर्स क्या हैं? दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड टेररिज्म। अगर ये दो चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी। आप आज अफगानिस्तान को पीसफुल कर लें, एवरीथिंग इज ओके। पाकिस्तान एक साल में देखें कहाँ का कहाँ निकल गया होगा, वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी में आ जाएंगे। जितनी ट्रैफिक आएगी मिडल ईस्ट की, ऑयल की चाइना की तरफ और उसके बाद अफ्रीका की तरफ से, तो आप सोच लें उससे हमारे लिए कितनी रोजगार, कितनी सोशो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट्स, आवाम खुशहाल, यूथ हमारी बाहर जाना बंद हो जाएगी। दे विल ऑल बी एब्जॉर्ब्ड हियर इन पाकिस्तान। सो दिस इज व्हाई वी से कि पाकिस्तान को इकोनॉमी के साथ उसके जो मेन पिलर्स बयान करने की जरूरत है कि ये किन एनवायरनमेंट्स में ये बेहतर हो सकती है। आप बताएं पाकिस्तान में कौन आएगा जब यहाँ पर इस तरह के धमाके हो रहे हैं, चाइनीज के और इन लोग जो हो रहे हैं? वुड एनी इन्वेस्टर कम? रिस्क इज लाइफ और रिस्क इज इन्वेस्टमेंट। दिस इज द थिंग। इसके लिए पाकिस्तान को चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए, इमीडिएटली पॉलिटिकल स्टेप लें और बिठाएं सबको। ये इट शुड बी आउट ऑफ एससीओ, जब भी खत्म हो जाए उसके बाद फॉलो अप में कि इसके लिए क्या करना है। सो इकोनॉमी को जरूर डिस्कस करें और इंडिया की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड करे। दैट इज व्हाट दे हैव बीन एम्फसाइजिंग। इसमें भी वो बात करेंगे जो इसमें इकोनॉमी की बात है, बट द प्रॉब्लम इज आज अब इंडिया से ट्रेड की बात करें, नेक्स्ट डे वो कहेंगे कि पाकिस्तान ने 370-35A जो इन्होंने रिवोक किया था उसको एक्सेप्ट कर लिया इंडियन कंट्रोल ऑफ कश्मीर। दिस इज द मेन इशू। आज आप उनसे बॉर्डर पे डिस्प्यूट की बात कर लें, ट्रेड की बात कर लें, लेकिन जहां आपने कश्मीर को इंडिया से निकाला, इंडिया में ढोल बचेंगे और पाकिस्तान विल हैव नो राइट। कोर इश्यूज आप कह रहे हैं कि अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, उसको उससे हटकर आप बाकी इश्यूज को सेटल नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अलमास हैदर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।